नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें अब तक की हेडलाइंस के साथ। आज दो देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में एससीओ समिट में होंगे शामिल। बिहार में नेपाल के रास्ते घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी। पुलिस ने जारी की तस्वीरें। तीनों आतंकी पाकिस्तान के निवासी। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 महिला और 1 पुरुष सहित 4 नक्सली ढेर। मौके से कई खतरनाक हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए राहत की खबर। रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का लिया निर्णय। वहीं हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हालात खराब। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना जनधन के 11 वर्ष पूरे। अब तक 56 करोड़ से अधिक लोगों के खोले गए बैंक खाते। 56% महिला लाभार्थी। आइए इन प्रमुख खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 2 देश जापान और चीन की विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं वार्षिक भारत जापान शिखर बैठक में भाग लेंगे। देखिए टोक्यो में मौजूद हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। दुनिया के 2 सबसे पुराने और मजबूत लोकतंत्र भारत और जापान के बीच कारोबारी संबंधों की बुनियाद अब नए दौर में नए विस्तार के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 8वीं जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान के उद्योगपतियों के साथ एक बिजनेस लीडर्स के मंच को साझा करेंगे। इस मंच का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना। भारत में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए जापान के निवेशकों का रुझान अब चीन और आसियान देशों से हटकर भारत की ओर बढ़ रहा है। The business sentiment toward India is historically high at this moment. Over 80% of Japanese companies in India is now considering to expand their investment and business in next 1-2 years. So this visit will create more kind of a confidence of this bilateral business relationship. जेट्रो के ताजा सर्वे में 80% जापानी कंपनियों ने अगले 2 सालों में भारत में कारोबार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। जापान ने 2000 और 2024 के बीच भारत में करीब $44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो भारत की कुल एफडीआई का 6% है। भारत और जापान के बीच 2023-24 में कुल कारोबार करीब $23 अरब रहा। इसमें भारत का जापान में $5 अरब का एक्सपोर्ट रहा और करीब $18 अरब का इंपोर्ट। भारत में निवेश की तैयारी कर रही जापान की कंपनियों में भी भारतीय टैलेंट को लेकर भरोसा बढ़ रहा है और वे भी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हैं। Japan has invested in India infrastructure, technology and manufacturing. At the same time, India offers a young workforce and a large market which supports Japan's economy. Together, our cooperation brings stability and prosperity, not only to our nations, but also to the wider Indo-Pacific region. India offers massive market, top IT talent, and entrepreneurial energy. At Beyond the Next Ventures, our mission is to bridge these strengths, linking capital, talent, and technology to help startups tackle global challenges in healthcare, sustainability, and deep tech. I believe the Japan-India partnership is necessity. Prime Minister Modi's visit will encourage more Japanese firms to collaborate with India.
उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बार के जापान दौरे में दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा भी की जा सकती है। इस वक्त भारत में 1400 से ज्यादा जापानी कंपनियां 8 से ज्यादा राज्यों में कारोबार कर रही हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई मेट्रो में जापान की भागीदारी और अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे में सहयोग का सशक्त उदाहरण है। भारत और जापान दो ऐसे देश जिन्होंने समय की कसौटी पर लगातार अपनी दोस्ती को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा दोनों देशों के बीच कारोबारी और कूटनीतिक संबंधों को तो नई दिशा देने ही वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही देश कौन से बड़े निर्णय लेते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, स्पेस, रोबोटिक्स और एआई समेत कई रणनीतिक क्षेत्र में विस्तार दिया जाएगा। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज से डीडी न्यूज के संवाददाता अजय मिश्र ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। भारत और जापान दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें जिनकी दोस्ती दशकों पुरानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा किस तरह से अहम होने जा रहा है? हमारे साथ जापान में भारत के राजदूत श्री सीबी जॉर्ज जी हैं। बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनको आप कैसे परिभाषित करेंगे? वो कौन से नए आयाम हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में इस बार जुड़ने जा रहे हैं? 2014, Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi and the then Prime Minister Mr. Abe, उन्होंने एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है। वो बेसिस में हम लास्ट 10 इयर्स हमारा रिलेशनशिप फोकस करके आगे बढ़ रहा है। अभी ये स्टेज में हमने रीच किया है। हमको इतना अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप है, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप है और पीपल टू पीपल कनेक्ट है। दोनों नेता जब मिलेंगे, और ये तो पहली बार दोनों के बीच में जो एनुअल समिट है वो भी होने जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा फोकस बताएं। और यहाँ से टोक्यो से दुनिया के लिए क्या संदेश दोनों देश देना चाहेंगे? See, Indo-Pacific is a very important geopolitical, geo-economic region. India and Japan are very important players in this Indo-Pacific region. When India and Japan comes together or work together, it is not only for our two countries, it is for the region and for the world, particularly in these challenging times when we see a lot of issues around the world. This is the time two like-minded countries like India and Japan need to work together, and that is what exactly we are doing. बुनियादी ढांचे में लगातार जापान का सहयोग मिलता रहा है। वो कौन से क्रिटिकल एरियाज हैं जिन पर हम इस बार इस दौरे के दौरान बातचीत होते हुए देख सकते हैं? जापान हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर था। ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, many of the sectors Japan has been an important player. Make in India, for India, and make for the world. In fact, I'm very happy to note that Japanese-made cars in India are now being exported to Japan. So similar is the opportunities available now for Japanese companies to make in India for the world. And that is exactly what we are working on, to make India a manufacturing hub, which would help India to in its journey to the Amritkal period. But semiconductors, new and critical technology, quantum computing, drones, robotics, space cooperation, there are many areas on which our two countries are working together, and I am confident that during the visit we would be able to further deepen this relationship. बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अभी क्या स्थिति है और इसमें क्या कुछ प्रगति इस दौरे के बाद देखने को मिल सकती है? In various infrastructure projects also, Japan has contributed immensely and continue to contribute. One of the projects is our MAHSR project, which we are making some significant progress in that. It was agreed to in 2014, but I can tell you this, by 2027, we will have a train running on day from Ahmedabad to Mumbai in that corridor. ये दोनों ही देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार हैं और इसी की सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, टोक्यो।
जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय का मानना है कि साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं और भारतीयों को लेकर जापान का नजरिया बेहतर हुआ है। भारतीय समुदाय पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मोदी जी की वजह से जो इन जनरल इंडिया को पहचान मिली है, सिर्फ जापान में ही नहीं, सारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो बिल्कुल मोदी जी की वजह से ही हुई है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में और ज़्यादा जापानीज़ लैंग्वेज को लेकर अगर ट्रेनिंग की जाए तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने का सारे इंडियन डायस्पोरा उत्साहित हैं और यहाँ उम्मीद है कि बिजनेस भी बढ़ेगा। हम मोदी जी का एकदम आर्डेंट फैन हैं, क्योंकि मोदी जी तो एक कर्मयोगी होता है। इंडियन डायस्पोरा ये सब बहुत गर्व से बोल सकता है कि हम अपने देश के ऐसे नेता से मिलते हैं जिन्होंने इंडिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ऊपर लाया है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए, जिनमें 3 महिला नक्सली शामिल हैं। पुलिस ने बताया है कि ये एनकाउंटर गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की सीमा के पास हुआ। गढ़चिरौली पुलिस की एंटी नक्सल कमांडो फोर्स C60 की यूनिट और CRPF की क्विक एक्शन टीम ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। दोनों ओर से लगभग 8 घंटे तक रुक कर मुठभेड़ चलती रही। इसके बाद 3 महिला और 1 पुरुष नक्सली के शव बरामद किए गए। मौके से एक SLR राइफल, 2 इंसास राइफल और एक .303 राइफल बरामद की गई है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बाकी नक्सलियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने आतंकवादियों से संबंधित एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। पुलिस के अनुसार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। इन आतंकवादियों में हसनैन अली रावलपिंडी, आदिल हुसैन उमरकोट और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। इनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई है। बताया जा रहा है कि आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में काठमांडू पहुंचे और तीसरे सप्ताह में नेपाल बॉर्डर से बिहार में दाखिल हुए। पुलिस को आशंका है कि आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। नौशहरा नरद के पास नियंत्रण रेखा पर सेना ने इन घुसपैठियों को ढेर कर दिया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। समाचार में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खबरों के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का प्रकोप जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू जिले में ब्यास नदी के उफान पर होने से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है। मौसम विभाग ने आज हमीरपुर, ऊना, सिरमौर और शिमला के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बने पोंग बांध में जलस्तर खतरे के निशान से ज्यादा ऊपर चला गया है, जिसके बाज बांध से 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला लिया गया है। इस फैसले का असर 17 पंचायतों के 80 गांव पर पड़ सकता है, जिन्हें खाली कराने का आदेश दिया जा चुका है।
कुल्लू, मनाली और चंबा जिलों के अधिकांश हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं कुदरत के कहर की गवाही दे रही है। कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क सेवा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है और बिजली पानी की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच राहत भरी खबर भी सामने आई है। बीती रात ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से इंदौरा स्थित निजी यूनिवर्सिटी का परिसर डूब गया। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर 427 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आप टीवी स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी परिसर का हाल साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य कर रही है। दरअसल अचानक ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से यूनिवर्सिटी का परिसर डूब गया। सैकड़ों छात्र छात्राएं और स्टाफ इसमें फंस गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एनडीआरएफ से मदद मांगी। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कठिन हालात के बीच छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आज भी बचाव अभियान जारी है। वहीं एनडीआरएफ ने मंड और सनोवर क्षेत्रों में फंसे हुए 26 और लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश और पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने बड़ी तबाही मचाई है। खासकर इंदौरा और मंड क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जहां कई गांव पानी में डूब चुके हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर अब तक करीब 800 फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं पौंग बांध से आज दोपहर पानी की मात्रा और बढ़ाई जाएगी, जिससे हालात और भी विकराल हो सकते हैं। प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है, लेकिन कई ग्रामीण ऐसे भी हैं जो चोरी के डर से अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। फिलहाल इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी है। पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतारन के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। रावी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पठानकोट में माधोपुर हेडवर्क्स के 3 फ्लड गेट टूट गए हैं। भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। पठानकोट में सेना ने बाढ़ में फंसे 46 लोगों को निकाला और 750 किलो से अधिक राहत सामग्री भी पहुंचाई। डेरा बाबा नानक में एक अहम ऑपरेशन में वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 38 सैन्य कर्मियों और बीएसएफ के 10 जवानों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया है। राज्य में स्थिति को देखते हुए वायुसेना का राहत और बचाव अभियान जारी है। वहीं एनडीआरएफ ने गुरदासपुर के नवोदय विद्यालय में फंसे 200 बच्चों को सुरक्षित निकाला है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर बच्चों की जिंदगी खतरे में डालने को लेकर जवाब मांगा है। इधर लगातार 3 दिनों की भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में आज मौसम बेहतर है। जनजीवन सामान्य हो रहा है। बाढ़ और भूस्खलन ने जम्मू कश्मीर में काफी तबाही मचाई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। कॉल और इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है। हालांकि बिजली और पानी की समस्या अभी भी कई स्थानों पर बनी हुई है। प्रशासन ने कहा है कि वो सुविधाओं को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जम्मू के हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से आई आपदा का प्रकोप धीरे धीरे अब कम हो रहा है। आज झेलम नदी का जलस्तर घटा हुआ दर्ज किया गया। नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और ये सामान्य स्थिति में पहुंच रहा है। नदी के आसपास के इलाकों में बसे लोगों के लिए ये खबर राहत लेकर आई है। जम्मू कश्मीर पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश से जूझ रहा है, जिसके बाद नदियां उफान पर पहुंच गई हैं।
जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मार्ग पर भूस्खलन, पुल ढहने और भारी बारिश के कारण ये फैसला लिया गया है। वहीं तवी नदी में बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव भी परेशानी का कारण बना हुआ है। प्रशासन के अनुसार ये कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। वहीं माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए श्रद्धालु चिंतित और दर्शन न कर पाने से मायूस भी हैं। बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का। लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के बाद से बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं। रेलवे ने ऐसे पर्यटकों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन आज सुबह 11:30 बजे जम्मू रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना होने का इसका समय है। वहीं आपातकालीन स्थिति के लिए रेलवे ने 2 फोन नंबर भी साझा किए हैं। ये फोन नंबर हैं 0191-257-1912 और 0191-257-1616। इधर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के हालात पर अपडेट दिया है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मौसम विभाग की ओर से आश्वस्त करने वाली रिपोर्ट आई है। जम्मू और कश्मीर के कल के खराब मौसम में आज सुधार हुआ है। आईएमडी ने आज और कल के मौसम के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी को येलो अलर्ट कर दिया है। वहीं आज और कल जम्मू, उधमपुर और डोडा के केवल 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 29 अगस्त को पूरे जम्मू और कश्मीर के मौसम में और सुधार की संभावना है। अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। यहाँ यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 205.46 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। हथिनी कुंड बैराज से 36,577, ओखला बैराज से 42,006 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज में पिछले कुछ समय से गंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा घाट पानी में डूब गए हैं। वहीं बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाके से करीब 33 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं प्रयागराज में भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। राहत और बचाव दल ने यहां से करीब 9 लोगों का रेस्क्यू किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला मंदिर परिसर की सुरक्षा और भी मजबूत दिखाई देगी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी ये दीवार करीब 70 एकड़ परिसर को घेरेगी। शुरुआत उत्तरी द्वार के पास की गई और कार्य चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने पहली ईंट रखकर निर्माण का शुभारंभ किया, जबकि ट्रस्ट पदाधिकारी सहित अन्य सुरक्षा अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि मंदिर परिसर में आधुनिक सुरक्षा मानकों का पालन होगा। इससे दर्शनार्थियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि निर्माण अवधि में आवागमन और भीड़ प्रबंधन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होगी। भारत में आज लगभग हर व्यक्ति का बैंक खाता होना आम बात है, लेकिन आजादी के 65 साल बाद भी लगभग 1 दशक पहले तक देश के करीब आधे परिवारों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचना एक सपना हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 28 अगस्त 2014 को दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन की योजना की शुरुआत हुई, जिसने शानदार 11 साल पूरे कर लिए हैं। तो आप देखिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हुई है। 28 अगस्त 2025 को इस योजना ने अपने शानदार 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
इस योजना ने देश के करोड़ों लोगों, खासतौर पर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को देश की आर्थिक मुख्यधारा में शामिल कर सम्मानजनक जीवन प्रदान किया है। जनधन खाता ने आधार और मोबाइल के साथ मिलकर एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण किया है जिसकी वजह से सरकार और लाभार्थियों के बीच की दूरी ना के बराबर हो गई है। साल 2014 में लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी और 11 साल बाद एक बार फिर से उन्होंने इन खातों के केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जनता का आह्वान किया है, जिसके लिए बैंकों ने भी 1 जुलाई से विशेष अभियान चलाया है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है, इसलिए बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। अभी तक जनधन योजना के तहत करीब 56 करोड़ खाते खोले गए। इन खातों में 67% गांवों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए। महिला खाता धारकों की संख्या 30 करोड़ यानी 55% से ज्यादा है। इन खातों में जमा राशि 2.63 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। ग्लोबल फिनटेक्स 2025 के मुताबिक देश में 90% लोगों का बैंक खाता है। साल 2011 में यह आंकड़ा केवल 35% तक ही सीमित था। विश्व बैंक के मुताबिक भारत ने 6 सालों में वो करके दिखाया जो 47 सालों में पूरा होता। इन खातों के साथ फ्री रुपए कार्ड और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा की भी सुविधा मिलती है। 10,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा ने कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनधन खातों के माध्यम से अब 321 सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जबकि 2013-14 में यह संख्या 28 थी। इनमें आयुष्मान भारत, किसानों के लिए पीएम किसान, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि, फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना या दीनदयाल अंत्योदय जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरी है, खासकर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए। पैसा जाए हमारे खाता में आता है, पंचायत लेन देन करी थे सब, और सरकारी को सुविधा हमें बहुत बढ़िया दी। जब कुछ होता है तो ऐसे काम होता है, पैसा जमा करी थे, निकाली थे। जनधन 0 बैलेंस वाला खाता खोला है, वही से अपन लेन देन करी थे। हमारे गैस के पैसा आवत है, वही से हमारा सारा कारोबार चलता। पहले जो है अकाउंट नहीं था तो बहुत दिक्कतें थी किसानों को। अब जब से जो है जनधन योजना चली है उसमें खाता खुल रहे हैं। पहले सरकार में कोई नहीं फायदा था, लेकिन अब जब से मोदी जी सरकार हुई है तब से तो बहुत फायदा मिला है। जनधन का सफर जन सुरक्षा से होते हुए अब स्वरोजगार के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। जनधन योजना ने खाता धारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा के साथ भी जोड़ा और मुद्रा, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि और स्टैंड अप जैसी लोन की योजनाओं से भी। अपना खाता भाग्य विधाता की टैगलाइन के साथ 11 साल पहले शुरू हुआ ये सफर आज गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कवच बन गया है। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।